तो इसमें क्वेश्चन है कि इन अ टेस्ट ऑन एन इम्पल्स टर्बाइन, यानी कि इम्पल्स टर्बाइन की एक टेस्टिंग में द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड, यानी कि कुछ फॉलोइंग डेटाज जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या क्या है यहाँ पर? ब्लेड वेलोसिटी बताई गई है कि 250 मीटर पर सेकेंड है। और ब्लेड वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वीबी से या फिर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद कहा गया है सेकेंड पॉइंट पे कि हीट लॉस इन नोजल, जो जिस नोजल से हम लोग इस टरबाइन पे हीट कर रहे हैं, स्टीम दे रहे हैं, उसमें हीट लॉस जो है 600 किलो जूल पर केजी हो रहा है, जिसको हम लोग डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं कि इसको इस तरीके से ही करें, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझने के लिए समझ रहे हैं कि डेल्टा एच से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद है कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ नोजल, तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ नोजल को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 0.85 है। इसके बाद है नोजल एंगल, तो नोजल एंगल का जो एंगल यहाँ पर बताया गया है वो 20 डिग्री है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसके बाद ब्लेड आउटलेट एंगल भी दिया गया है, और ब्लेड आउटलेट एंगल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन सही करेंगे, हम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इनलेट की तरफ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका अल्फ़ा और एक होता है थीटा, और आउटलेट की तरफ आप फाई को रखेंगे और बीटा को रखेंगे। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टीम कंजप्शन है, जैसे कि इसके पिछले वाले अभी न्यूमेरिकल में देखा, तो उसमें स्टीम का जो कंजप्शन है वो किस तरीके से किया गया है, वहाँ पर स्टीम का जो कंजप्शन है वो इस तरीके से किया गया है कि उसमें पर मतलब कि पर केजी कहा गया था, तो वहाँ पर हमने 1 ले लिया था, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है ये दी गई है, तो हम लोग इस वैल्यू को लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? इनलेट ब्लेड एंगल, और उसके बाद पावर डेवलप, और उसके बाद डायग्राम इफिशियंसी। तो इन्हीं की वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कई चीज़ पूछी गई है और कई अलग अलग तरीके के आप डेटा इसमें देख सकते हैं। तो आप इससे घबराइए नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए फिर इसको लगाते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको इसका डायग्राम बनाना होगा, और डायग्राम के लिए हमको स्टार्टिंग में दो चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हम बहुत अच्छे से खींच सकते हैं। उसके बाद हमको चाहिए होता है V1। V1 यानी कि जो स्टीम की इनिशियल वेलोसिटी होती है, V1 चाहिए होता है, और एंगल चाहिए होता है। तो एंगल हमारे पास पता है, नोजल एंगल हमको पता है, लेकिन जो नोजल से स्टीम निकल रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको V1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि हम डायग्राम बना लिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, वहीं से ही डायग्राम बनेगा। तो अब डायग्राम के बिना तो कुछ काम होगा नहीं, तो पहले हमको उसको मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा। तो जब भी आपको किसी भी क्वेश्चंस में V1 ना दिया रहे, तो आप उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उस बात को ध्यान से समझिए। तो जब भी आपके न्यूमेरिकल्स में V1 ना दिया रहे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ V1, द वैल्यू ऑफ V1, या फिर इनलेट वेलोसिटी। तो इनलेट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम आपको बताते हैं, और उसमें छोटी छोटी बातों को भी बताते हैं। तो उसमें का जो फार्मूला होता है वो होता है V1 इक्वल, यहाँ पर आपको एक आसान फार्मूला बताते हैं और उसी का एक फॉर्म बताते हैं जो आपके बुक्स वगैरह में मिलता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर इसका जो एक फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पर 2000, और यहाँ पर आता है यहाँ पर आएगा आपका डेल्टा एच। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, अभी पहले ही देख करके गलत मत सोचिएगा कि आप तो गलत बता रहे हैं, ये इस तरीके से होता है। लेकिन कभी कभी जब कॉफिशिएंट इसका दिया रहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में इसका कॉफिशिएंट दिया गया है, तब यही जो फॉर्मूला है ये इस तरीके से ना बन करके तब कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, और कॉफिशिएंट से जो मल्टीप्लाई होता है वो इस मतलब कि जो यहाँ पर ये अंडर रूट लगा हुआ है इसके अंदर ही होगा। ठीक है, बाहर नहीं होगा कि कैलकुलेट करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल्टा एच, और ये इसके अंदर ही रहेगा तीनों चीज़ें। तो यहाँ पर कॉफिशिएंट दिया रहेगा तो आप इस तरीके से लगाएंगे, और कॉफिशिएंट नहीं दिया रहेगा तो आप इस तरीके से लगाएंगे। बात क्लियर हो रही है? इसके बाद यहाँ पर जो इसका आपको फॉर्मूला देखने को मिलता है, वो आप देखते हैं कि जो V1 की वैल्यू है वो मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो है 44.72, और यहाँ पर आपको अंडर रूट के अंदर यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिखेगा K, और आपको यहाँ पर दिखेगा फिर से तो भाई तुम मच्छर। इसके बाद ये आएगा
एच, इस तरीके से आपको फार्मूला दिखेगा। और यहाँ पर बता दें कि जो आपको यहाँ पर एच दिखता है, इसको आपको हमेशा इस तरीके का जब आप फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसको किलो जूल पर केजी में लेना है। अगर नहीं है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई छोटी छोटी बातें। इसके बाद ये चीज़ कैसे आई, 44 पॉइंट कैसे आया, तो अगर आप ये जो 200 है इसको अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे तो यही आ जाएगा। तो चाहे आप ये फार्मूला याद रख लें, चाहे आप ये याद रख लें, दोनों का दोनों सेम है, सही है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर V1 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। आप इन सबको नहीं लिखेंगे, इसमें से एक को लिख देंगे, मतलब इसको तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट दिया गया, चाहे इसको लिख दीजिए चाहे इसको लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर V1 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो हम चलिए इस वाले फार्मूले से कर लेते हैं क्योंकि हमको वो लग रहा है आसान फार्मूला है। तो हम उसको लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2000, ठीक है, 2000 आ गया। इसके बाद जो कॉफिशिएंट दिया गया है आपके एग्जाम में, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके इसमें दो तरीके के कॉफिशिएंट दिए गए हैं। एक यहाँ पर आपको दिया गया कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ऑफ नोजल, तो जो नोजल के लिए दिया गया है वो उसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पर होता है। और इसके बाद एक और दिया गया है, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी आपकी अलग चीज़ है, आप इसको उसमें नहीं रखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, 0.85 है, क्या है 0.85। इसके बाद डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच देखिए क्या होता है, यहाँ पर होता है कि जो एंथैल्पी होती है उसमें जो चेंजेस होता है उसको हम लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हीट लॉस है इसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यही हमारा जो होता है डेल्टा एच हो जाता है। तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास दी रहेगी। अगर नहीं दी रहेगी, कभी कभी डेल्टा एच नहीं दिया रहेगा, तो डेल्टा एच को ही हम लोग कहते हैं H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। ये H1 माइनस H2 क्या होता है, जैसे इस तरीके से आपका नोजल होता है, इस बात को भी समझ लीजिए, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो नोजल के इस पॉइंट पर, यानी कि इनलेट होता है और ये आउटलेट होता है, तो इनलेट पे होता है H1 और आउटलेट पे होता है H2। तो ये एंथैल्पी एट इनलेट और ये एंथैल्पी एट आउटलेट, तो इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो जो आपका यहाँ पर बनेगा वो होता है डेल्टा एच। तो यहाँ से भी अगर ये H1 H2 देता है तो आप वहाँ से डेल्टा एच कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये कितना दिया गया है, 600 दिया गया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं किलो जूल पर केजी में है, तो हम सीधे सीधे इसको 600 रख देंगे, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, रख दिया हमने। अब चलिए, अब इसको कैलकुलेट करने की बारी आती है, तो कैलकुलेट के लिए हमारा कैलकुलेटर होता है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे अंडर रूट, कैसे लगता है, लगा दिया हमने। और अब अंडर रूट लगा करके ब्रैकेट जरूर लगा कीजिए ताकि आपके कैलकुलेशन जो है गलत ना हो, ठीक है। 2000 फिर मल्टीप्लाई 0.85 मल्टीप्लाइड बाई 600 लगा करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 1009 आ रही है, 1009.95 आ रही है। तो इसको हम राउंड ऑफ में लिख लेंगे, यानी कि इसकी जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो 1009 आ रही थी, तो हम 1009.9 आ रही थी, और 9 के बाद 5 भी है, तो इसको राउंड अप करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 1010, और ये किस में वैल्यू आएगी, मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर हमारी जो V1 की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है, और हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत ही खुशी हो चुकी है हमें क्योंकि V1 की वैल्यू आ चुकी है। चलिए, V1 की वैल्यू आ गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। चलिए, तो डायग्राम बनाने के लिए स्टेप को समझिएगा ध्यान से। डायग्राम वैसे हमने बना करके रखा हुआ है, लेकिन फिर से हम आपको एक बार बना करके दिखाएंगे, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि बना करके दिखा दिया है ना, बनाने नहीं आता है। चलिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने एक लाइन खींच दिया। इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी और एक पॉइंट लेना है, लगभग इस किनारे पे ही लेना है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस को भी रीड करते चलिए। क्वेश्चंस में आपके V1 तो मिला हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दे कि आपका जो VB है वो भी दे दिया गया है, VB भी दे दिया गया है।
इस बार वी भी मिला हुआ है। तो वी क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वही तो वी होती है। तो वी और इसके बाद आपको स्केल भी पहले माननी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 250 है, तो स्केल हम क्या करें, वही पुरानी वाली स्केल अपनी मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर स्केल जरूर लिखेंगे डायग्राम के पास में, कि जो हमारी स्केल है वो हम क्या बना लें, स्केल चलिए इस बार की हम बना ले रहे हैं, वही चीज़ बना लेते हैं कि 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल कितना होगा, इक्वल में होगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितने का होगा, 100 मीटर पर सेकेंड का होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर ये कितना लिखा गया है, 250 है, तो 250 है मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे अपने स्केल के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, लगभग ये 2.5 सेंटीमीटर आएगा। तो चलिए यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हम लगाएंगे तो आपका ये पॉइंट है जो यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट आएगा। आप पॉइंट्स को ध्यान से देखते चलिए, थोड़ा पेंसिल होती है तो ये कम दिखती है। ये आ गया हमारा पॉइंट्स। इसके बाद आपको v जो है v1 की वैल्यू भी मिल गई है, v1 की वैल्यू आपके पास ये है। और इसके बाद जो एंगल है वो भी आपको मिला हुआ है, एंगल भी मिला हुआ है। तो चलिए 20 का एंगल के साथ हम लोग यहाँ पर v1 सबसे पहले खींचते हैं। तो v1 आप यहाँ से मत खींच दीजिएगा, वो यहाँ से होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, पहले 20 का एंगल निकालते हैं। तो एंगल हमने बताया था, एंगल निकालने के लिए बहुत ही केयरफुली हम काम करेंगे। ठीक है, बहुत ही केयरफुली चीज़ों को रखेंगे, बहुत ही जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो। ठीक है, 20 का ही था, तो यहाँ से 10 और यहाँ से 20। ठीक है, बहुत ही कम यहाँ पर आ रहा है। तो अब ये इतना आ चुका है। इसके बाद आप बताइए कि जो आपकी वेलोसिटी आई है, जो आपकी यहाँ पर वेलोसिटी आई है, अगर हम इसको इस स्केल के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा लगभग, क्योंकि 100 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यहाँ पर आएगा 100.1 सॉरी 10.1, क्या आएगा 10.1 सेंटीमीटर। तो 10.1 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर खींचते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए। ठीक है, क्योंकि 20 डिग्री भी हमको याद रखनी है ना, 20 डिग्री से भी ज़्यादा या इधर उधर नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये भाई, अब इसके बाद हम यहाँ से लेकर के इसको खींचेंगे और ये आएगा आपका 10, यहाँ पर आ गया, और 10 से हमको आगे खींचना है 10.1 खींचना है, तो हमने 10.1 खींच दिया। और आप सोच रहे हैं अभी यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, तो प्रॉब्लम नहीं ख़त्म हो जाती, क्योंकि अभी क्वेश्चंस में एक चीज़ यहाँ पर जो ये है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, इसका बहुत ही ध्यान है, मतलब बहुत ही मायने है, तो उसको भी आप समझ करके ही वीडियो को ख़त्म कीजिएगा ताकि आपको क्लियर रहे। तो अब देखिए ये हमने खींच दिया। अब हमने बताया कि इसका जो है 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा एकदम 90 डिग्री पे होगा। तो हम अपने ही दिमाग से, अपने ही अनुभव से इसको खींच रहे हैं। पता नहीं 90 बनेगा कि नहीं बनेगा, आई डोंट नो, बट आपको कोशिश ये रखनी है कि आपको उस पर 90 डिग्री बनाना है। नहीं बनता है तो आप उसको एक बार चेक करके ही काम कीजिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमने इसको बनाया। अब एक बार हम इसको मैच करते हैं, देखते हैं क्या ये 90 है। अगर है तो अच्छी बात है बहुत ही, लेकिन नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। चलिए ये तो हमारा एकदम सीधा जा रहा है भाई, बार बार बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये मच्छर लोग परेशान कर दिए हैं। चलो भाई बाबू, तो ये बन गया। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है ये आपका है V1 और ये जो आपका आएगा वे आएगा VF1 और यहाँ पर ये जो आएगा ये आएगा VW1। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आप मिला देंगे तो आपको यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, ज़रा बताइए। तो आपको यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी क्या, है ना। यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको मैच कर देंगे तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी, मतलब कि ये जो लेंथ मिलेगी, ये किसका मिलेगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी का मिलेगा। किसका मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी के, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं VR से, और इनलेट है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो VR 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सब कुछ हो चुका है और ये जो आपका एंगल है वो कितने का है,
20 का है। और आपको डायग्राम पूरा बनाना है, ऐसा नहीं कि थोड़े बना करके आप सब कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए क्या कोई चीज़ यहाँ से कैलकुलेट हो पा रही है। देखिए सबसे पहला कहा गया था कि इनलेट ब्लेड एंगल आपको बताना है, और इनलेट ब्लेड एंगल कौन सा होता है, ये होता है, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी के साथ बनता है वही ब्लेड एंगल होता है। और इधर वाला इनलेट होता है और इस साइड वाला आउटलेट होता है। ये 20 को नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो बनेगा अभी जब ये इधर जाएगी तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, वो आउटलेट होता है, ये इनलेट होता है। तो यहाँ पर ये जो है आपका, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि इनलेट ब्लेड एंगल को कैलकुलेट करना है, वो निकल जाएगा। तो इनलेट ब्लेड एंगल को कैलकुलेट करने के लिए हमको इस एंगल को मेजर करना होगा। तो चलिए इसको मेजर करते हैं, ठीक है। मेजर करके तुरंत आंसर निकालते हैं खटाखट। तो इसको मेजर करने के लिए हमको इसको बहुत ही सही से रखना होगा, और इसको हम एकदम अच्छे से रखें, एकदम सीधा। और अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका जो ये है यहाँ पर ये 20 है, आप देख सकते हैं ये 20 है, इसके बाद 20 के बाद ये 25 है, और ये लगभग 26 के सामने आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपका एंगल आ रहा है, यहाँ पर आपका ये जो एंगल आ रहा है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इनलेट ब्लेड एंगल, इनलेट ब्लेड, और उसके बाद क्या है, एंगल। तो इनलेट ब्लेड एंगल आपका कितना आ चुका है, 26 डिग्री आ चुका है। और कहाँ से आ चुका है, फ्रॉम फिगर, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अब ये हुआ कि भाई हम इस तरीके से इधर कैसे बनाएं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बताया गया है कि हम इसको इस तरफ बना सके, और कोई भी एंगल हमको नहीं दिया गया। एक एंगल हमको ज़रूर दिया गया कि ब्लेड आउटलेट एंगल, और यहाँ पर ये ब्लेड, और ये 26 आ चुका है, आप याद रखिएगा। इसको हम 26 यहाँ पर लिख भी सकते हैं, 26 डिग्री, ठीक है। तो ब्लेड आउटलेट एंगल जो है इधर ही बनता है, यानी कि यहाँ, और ये जो लाइन जाएगी यहाँ पर लेकर के बनता है। तो ये एंगल हमको दिया गया, लेकिन ये नहीं पता है कि ये कितनी दूर जाएगी, ये हमको नहीं बताया है। और ऐसा भी नहीं कहा गया है कि यहाँ पर ये फ्रिक्शनलेस है या कुछ है, तो कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बताया गया कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का कोफिशिएंट बनाया गया है। तो वेलोसिटी का जब कोफिशिएंट बनाया जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमेशा ये जो कोफिशिएंट होता है, ये रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो ये है, तो उसी के रिस्पेक्ट में जब ये बनेगी तो उसका कितना होगी, 0.9 गुना होगी। कैसे, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी होगी उसमें अगर हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली लेंथ हमको पता चल जाएगी। तो चलिए ये वाली लेंथ हम पहले मेज़र करते हैं। तो आइए इस लेंथ को मेज़र करते हैं। कैसे मेज़र करेंगे, इस लेंथ को अगर आप मेज़र करेंगे तो ये जो लेंथ है लगभग आपकी हमारे हिसाब से लगभग ये यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो आपका लगभग ये 7.8 के करीब आ रही है। 7.8, 9, 10, हाँ ठीक है, 7.8 के करीब आ रही है। तो 7.8 ये आ रहा है, तो ये लाइन कितनी होगी, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं, पहले इस चीज़ को हम बल्कि लिख देते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, तो ये चीज़ हमारी हो गई। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ द, यहाँ पर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ VR2, ठीक है। VR2 ही होगा, इधर का VR2। तो VR2 की जब वैल्यू हमको निकालनी होती है, तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपकी ये कोफिशिएंट आता है, ये जो आपका कोफिशिएंट आता है, ये आता है VR2 अपॉन में VR1 इक्वल क्या आता है, इसका कोफिशिएंट जो होता है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट को हम लोग K से डिनोट नहीं करते हैं, तो मान लीजिए कि इसको हम कोफिशिएंट लिख दे रहे हैं, या फिर 0.9 है तो 0.9 ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, 0.9 लिख दे रहे हैं, ठीक, इस तरीके से। तो अब इसके बाद हमको ये इसका कोफिशिएंट होता है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमको इधर भेजना होगा, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि VR2 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, VR2 की वैल्यू अगर हमको निकालनी है, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा
कि VR1 और मल्टीप्लाई में 0.9। तो जब हम इस चीज़ को करेंगे तो हमारी VR1 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी 7.8 सेंटीमीटर। और 7.8 को यहाँ पर चलिए हम सेंटीमीटर ही लिख देते हैं ताकि क्लियर रहे कि ये सेंटीमीटर से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर 0.9, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी VR2 की VR2 की वैल्यू आएगी। VR2 की वैल्यू क्या आएगी, तो उसके लिए हमको चाहिए कैलकुलेटर फिर से। तो कैलकुलेटर हमारा बंद हो जा रहा है बार बार, इसको नींद आ रही है शाम को। हाँ कोई बात नहीं है, इसको हम जगाते रहेंगे। उसके बाद है 0.9। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ रहा है 7, ये आ रहा है लगभग 7.02। तो 02 तो कैलकुलेट नहीं हो सकता, इतना समझ लीजिए लगभग 7 सेंटीमीटर हमको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये पता चल चुका है कि जो हमारी लाइन यहाँ पर बनेगी, जो यहाँ पर हमारी लाइन बनेगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। अब 7 सेंटीमीटर की यहाँ से बनेगी, 7 सेंटीमीटर की होगी और एंगल कितने का बनेगा, 30 का। तो चलिए पहले एंगल भी हम यहाँ पर रख लेते हैं, एंगल का भी हम लोग बना करके कर लेते हैं ताकि एंगल में भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वेक्टर है तो वेक्टर में दोनों चीज़ें मायने रखती ना, उसका एंगल और उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आएगा 10, यहाँ से 20, यहाँ से 30। तो 30 कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आएगा। ये पॉइंट हमने लगा दिया, अच्छे से पॉइंट लगाइए ताकि भूलिए मत। अब इसके बाद हमको कितना खींचना है, 7 सेंटीमीटर यहाँ से खींचना है। तो हम क्या करेंगे, 7 के सामने ही इसको लगा दें। चलिए 7 के सामने ही लगा देते हैं, इसको हमने लगा दिया 7 के सामने। और इधर हमको मेंटेन करके रखना। ये समझाने में समय लग रहा है, बट आप जब अपने से करेंगे तो बहुत ही खटाखट इन तरीके के क्वेश्चंस कर पाएंगे, बहुत ही आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चंस करना। ठीक, चलिए ये हो गया। तो इस तरीके से ये बन गया है। तो ये लाइन यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको ये भी पता है कि ये जो है सीधा वहीं पर जाएगी और एकदम 90 डिग्री पर ही जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिलाने का काम करेंगे, यहाँ से इसको इस तरीके से मिलाने का काम करेंगे। तो जब इसको मिलाएंगे तो हम एक बार चेक ज़रूर करेंगे क्या ये 90 पे है, नहीं है तो फिर उसको हम, यहाँ पे ये अड़ रहा है भाई, कोई बात नहीं है। चलिए लगभग ये है, ठीक है, लगभग ये है यहाँ पर। और ये वाली जो लाइन होगी यहाँ से अब मिल जाएगी। तो इसको हम भी यहाँ से मिला देते हैं, इसको क्यों छोड़े फिर, है ना, ताकि डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाए, दिखे अच्छे से एकदम जैसे अच्छा बच्चा बन जाता है ना। तो इसको अच्छा बच्चा बना दिया जाए भाई, पूरा बना दिया जाए ना। चलिए तो ये बन गया। तो ये आपका पूरा डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये डायग्राम बन चुका है। इसके बाद हम देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी गई थी। अब देखिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी गई थी। तो एक चीज़ जो पूछी गई थी वो ब्लेड एंगल तो हो चुका है, उसके बाद आपको पावर पूछा गया है। तो पावर जो पूछा गया है इसमें आप देखिए कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हो गया आपका पहला। इसके बाद अब यहाँ पर सेकेंड जो थिंग होगी, दूसरी चीज़, उसको हम लिखेंगे। तो दूसरी चीज़ आपकी जो है वो है पावर। क्या होती है, पावर। पावर कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि इसमें क्या पूछा गया, पावर डेवलप। तो चाहे आप पावर डेवलप कह लीजिए या फिर आप वर्क डन कह लीजिए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वर्क डन का, पावर निकालने का, वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका MS। और यहाँ पर आता है VW1 और यहाँ पर प्लस में VW2। और इसके बाद मल्टीप्लाई किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका यहाँ पर VB। तो इसके साथ होता है, ये मतलब फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ को और समझेंगे कि आप फिर से यहाँ पर फंस चुके हैं। क्या फंस चुके हैं, क्योंकि आपको MS तो पता है, MS तो दिया ही था, VB भी पता है, लेकिन आपको VW1 और VW2 नहीं पता हुआ है। तो आपको यहाँ पर VW1 और VW2 निकालना होगा। तो आप यहाँ पर VW1 प्लस VW2 लिखेंगे। तो VW1 VW2 कहाँ से मिलेगा आपको, डायग्राम से मिलेगा। और VW1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, और जो ये रेस्ट ऑफ थोड़ा सा बचता है ये आपका VW2 होता है। तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए इसको हम मेज़र करते हैं। अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो ये आपका लगभग 13 के करीब आ रहा है, लगभग आपका ये 13 के करीब आ रहा है, लगभग 13 आ जा रहा है।
तो जब ये 13 आ जा रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे, 13 सेंटीमीटर। देखिए थोड़ा सा बनाने में कभी कभी मिस्टेक्स हो सकती है, लेकिन आप इसी तरीके से कैलकुलेशंस को करेंगे तो 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर जो है, 13 सेंटीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, 13, 1 सेंटीमीटर में 100 है, तो 13 सेंटीमीटर में 1300 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1300 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगी, 1300 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि एमएस की वैल्यू हमारे पास क्या दिए गए थे क्वेश्चंस में, एमएस की वैल्यू हमारे पास दी गई थी ये, तो इसको हम रखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3.75 और मल्टीप्लाई में कितने का करेंगे, 1300 का। ध्यान से समझिएगा, 1300 का, ज़्यादा हो गया क्या, 13,000 हो गया, ओ माय गॉड। चलिए मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, समझ में आ रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर 1300 हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, वी बी का करेंगे। तो वी बी आपका क्या है, वी बी आपका यहाँ पर दिया गया है, ये कितना है, 250। आप यहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ये मीटर पर सेकंड में है तो ये भी मीटर पर सेकंड में, मतलब यहाँ पर ये भी मीटर पर सेकंड में रहना चाहिए। अब इसके बाद इसको जब आप कैलकुलेट करके लिखेंगे आगे, ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि ये वाट में ना रही किलो वाट में हो जाए, तो आप इसको यहीं पर 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर जब आंसर आएगा तब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आप जिस तरीके से चाहें वैसे आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किलोवाट में आए तो आप इसको डिवाइड कीजिए, नहीं चाहते तो नहीं कीजिए। इसके बाद आपको लिखना है 3.75 मल्टीप्लाइड बाई 1300, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या है, 250, ठीक। इसके बाद आपको डिवाइड इससे कर देना है 1 1 1, ठीक है। इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो लगभग कितनी आ रही है, 2906 आ रही है, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी आ रही है, ये कोई कुछ ज़्यादा ही तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कैलकुलेशन है वही आ रही है ना, 2906.25 किलो वाट आपकी ये जो है वैल्यू आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक थर्ड चीज़ भी निकालनी है, जो कि है डायग्राम इफ़िशियंसी, यानी कि आपको एक इसकी इफ़िशियंसी के बारे में भी निकालना है। तो इसकी इफ़िशियंसी किस तरीके से निकालेंगे, एक लाइन में समझ लीजिए, बहुत ही छोटा सा है, लगभग ये ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आपका ये है थर्ड, और यहाँ पर आप निकालेंगे इफ़िशियंसी, डायग्राम इफ़िशियंसी कह लीजिए, या फिर आप उसको इफ़िशियंसी कह लीजिए, डायग्राम इफ़िशियंसी, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा, इफ़िशियंसी। तो डायग्राम इफ़िशियंसी का हमने जो फार्मूला बताया था वो बताया था कि वर्क डन अपॉन क्या होता है, एनर्जी की सप्लाई होती है। तो उसको कट पिट करने के बाद जो फार्मूला आपका बना था वो बना था 2, चाहे आप वही फार्मूला डायरेक्ट लगा लीजिए, मतलब वैसा करके लगा लीजिए, या फिर आप यहाँ से ये जो फार्मूला है डायरेक्ट याद कर लीजिए, जिस तरीके से आपकी इच्छा हो। हमने सब तरीक़ों से बता दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई वी बी जरूर हुआ रहेगा, ठीक है, वी बी, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, V1 का स्क्वायर। तो अब इस चीज़ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो इस चीज़ पे जब हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ वैल्यू रखेंगे, चलिए हम डायरेक्ट वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। 2 क्या है, 2 की जगह 2 है, और मल्टीप्लाई है, अब इसके जगह आप जानते हैं 1300 है, ठीक है, 1300 है। इसके बाद मल्टीप्लाई में वी बी में आपका क्या है, वी बी आपका दिया है 250, ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब इसके बाद हमको डिवाइड किससे करना है, V1 के स्क्वायर से, और V1 कितना आया था, V1 का स्क्वायर जो है वो आया था 1010 और मल्टीप्लाई बाई 1010, ठीक, इस तरीके से कर दिया, स्क्वायर लगाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो आ रहा है, ये आ रहा है 0.63, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.63। जब आप इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी लगभग 63। तो आपका यहाँ पर जो इफ़िशियंसी आ जाएगी
वो आ जाएगी 63%। कितनी आ जाएगी? 63%। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम आपको बता दें, कैलकुलेशंस में जो हो सकता है आपके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंसर्स आ रहे हों, उसका केवल एक ही मतलब है, दैट इज़ डायग्राम। जितना इफिशिएंट डायग्राम होगा उतना अच्छे से आप बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन सामने होता है तो थोड़ा सा नापना सही से नहीं हो पाता है। तो बट कुछ चीज़ें अच्छे से आती हैं, तो आप इसको जितना अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो रीडिंग है, जो आपका आंसर है, वो इतना ही एक्यूरेट होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा और बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, अपने कॉपी में लिखिए, इन चीज़ों को समझिए और वीडियो को दोस्तों के पास पहुंचाइए।